साकार होने वाला है। वो सपना जिसमें आसमान से वैक्सीन की डिलीवरी होगी और जहां सड़क नहीं है वहां के लोगों को भी कोरोना से बचाव का टीका मिलेगा। अब आसमान से आएगा कोरोना का टीका। जहां सड़क नहीं वहां भी जल्द पहुंचेगी वैक्सीन। सच होगा मेडिसिन फ्रॉम द स्काई का सपना। ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। जल्द ही भारत में भी आसमान से लोगों के आंगन और घर की छतों पर मेडिसिन की डिलीवरी का सपना साकार होने वाला है। कम हो रहे कोरोना केस के बीच टीकाकरण अभियान को और तेज करने के लिए केंद्र सरकार अब दूर दराज के इलाकों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की योजना पर काम कर रही है। सुदूर इलाके में यूएवी यानी ड्रोन के जरिए वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। आईआईटी कानपुर ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना पर रिसर्च पूरी की है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर ने इसे मंजूरी दी है। वैक्सीन डिलीवरी के लिए ड्रोन की रेंज 35 किलोमीटर तय हुई है। ड्रोन की उड़ान के लिए 100 मीटर की ऊंचाई निर्धारित की गई है। फिलहाल वैक्सीन खरीदने का काम एचएलएल लाइफकेयर करती है। दुर्गम इलाकों में वैक्सीन पहुंचाने के लिए निविदाएं जारी हो चुकी हैं। 22 जून तक कंपनियां वैक्सीन डिलीवरी के लिए बोली लगा सकती हैं। तेलंगाना में ड्रोन से वैक्सीन डिलीवरी पर रिसर्च पहले से हो रहा है। मतलब साफ है, 22 जून के बाद ये तय हो जाएगा कि किन किन इलाकों में ड्रोन के जरिए वैक्सीन की डिलीवरी की जाएगी और फिर भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा जहां मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की सुविधा मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात मरुधरा में मौसम के मिजाज की, जहां अंधड़ और तेज बरसात से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ हुई बरसात ने लोगों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। भरतपुर के नदबई थाना इलाके के बुधवारी में देर रात आए अंदर से बिजली का तार टूट गया, जिसके चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक की मौत के बाद परिजनों ने सुबह से ही नदबई डेहरा मोड़ रोड पर जाम लगा रखा है। लोग प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। नदबई थाना पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, समझाइश की, लेकिन लोग नदबई विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना को मौके पर बुलाने की और मुआवजे की जिद पर अड़े हुए हैं। चूरू में दिन भर की भीषण गर्मी के बाद शाम होते होते सैंड स्टॉर्म ने अंचल को अपने आगोश में ले लिया। यहां 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए सैंड स्टॉर्म से पूरा शहर अंधेरे के आगोश में समा गया। उत्तरी पश्चिम दिशा से अचानक रेत का विशालकाय गुबार उठा और देखते देखते पूरे शहर में कहर बरपाकर चला गया। अचानक आई आंधी के कारण लोग संभल नहीं पाए कि तेज हवाओं के साथ आई काली आंधी में लोग एक दूसरे को देख तक नहीं पाए। वाहन चालकों को लाइट जलानी पड़ी। मौसम विभाग ने शनिवार को यहां 43.6 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया, लेकिन बढ़ती गर्मी के बीच अचानक उत्तरी पश्चिमी दिशा से ये गुबार आया और आंधी शुरू हो गई। मौसम में अचानक हुए बदलाव का कारण पश्चिमी विक्षोभ को बताया जा रहा है। बारां जिले के शाहबाद कस्बे में शनिवार शाम को आई आंधी और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आंधी के चलते कस्बे के कई पेड़ टूट गए, वहीं पंचायत दफ्तर में लगा सर्वर टावर भी धराशायी हो गया। कस्बे के पास जंगल में भी बड़ी संख्या में पेड़ टूट गए। कच्ची बस्तियों में घरों के टिन टप्पर उड़ गए। करीब आधे घंटे तक चली आंधी से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को नुकसान हुआ। मूसलाधार बरसात से कस्बे के
आम रास्तों पर पानी भर गया। साथ ही बिजली सप्लाई भी ठप होने से कस्बे वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। और गंगानगर में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है और तेज धूल भरी आंधी चलने से दिन के समय ही मानो अंधेरा सा छा गया। मौसम विभाग ने पहले गंगानगर समेत हनुमानगढ़ में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूल भरी आंधी चलने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई थी, जिसका असर प्रदेश के सरहदी जिले गंगानगर में देखने को मिला। गंगानगर में तेज धूल भरी आंधी के साथ बूंदाबांदी शुरू हुई और गंगानगर वासियों को पिछले एक सप्ताह से पड़ रही उमस भरी तेज गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिली। मरुधरा के सरहदी जिले गंगानगर में आज सुबह से मौसम के मिजाज बदले हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से चल रही तेज हवाओं ने गंगानगर वासियों को थोड़ी उमस से राहत दी है। वहीं मौसम विभाग भी गंगानगर समेत हनुमानगढ़ में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज अंदर चलने की संभावना जता रहा है। मौसम का जायजा लिया हमारे गंगानगर संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। प्रदेश के सरहदी जिले श्री गंगानगर में आज अल सुबह से ही मौसम के मिजाज बदले हुए हैं। अल सुबह से चल रही तेज हवाओं की वजह से एक बार श्री गंगानगर वासियों को पिछले 7 दिनों से पड़ रही भीषण और उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिल पाई है। अल सुबह श्री गंगानगर जिले में चली तेज हवाओं और तेज धूल भरी आंधियों के साथ हुई बूंदाबांदी से एक बार की मौसम पूरी तरह से पलट के रख दिया। पिछले 7 दिनों से जहां श्री गंगानगर वासी उमस भरी गर्मी से परेशान हो रहे थे, आज उससे थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब इस समय हम आपको श्री गंगानगर के महाराजा गंगा सिंह चौक का नजारा दिखाएं तो आप देखिए कि किस तरह से श्री गंगानगर के महाराजा गंगा सिंह चौक पर जो लोगों की आवाज आई है काफी कम है। और साथ ही मौसम का यदि आपको नजारा दिखाएं तो देखिए अल सुबह से चल रही तेज हवाओं की वजह से श्री गंगानगर वासियों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने भी कल शाम को फिर अल सुबह श्री गंगानगर सहित हनुमानगढ़ और बीकानेर संभाग में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई थी। साथ में हल्की बारिश होने की संभावना जताई थी, जिसका पूरा असर प्रदेश के सरहदी जिले श्री गंगानगर में दिखाई दे रहा है। तकरीबन सुबह 11 बजे का वक्त है, लेकिन आप देख सकते हैं आज सूर्यदेव ने बिल्कुल दर्शन नहीं दिए। निश्चित रूप से पिछले 7 दिनों से जिस तरह से श्री गंगानगर के मौसम में भीषण गर्मी, उमस भरी गर्मी का दौर जारी था, उससे काफ़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। श्री गंगानगर वासी आज काफ़ी सुकून महसूस कर रहे हैं। और मौसम विभाग की यदि बात करें तो मौसम विभाग की भविष्यवाणी अभी भी संभावना जताई गई है कि श्री गंगानगर में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है और हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। अब बात दौसा की, जहां हम आपको पानी के 2 रंग दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे पानी के लिए महिलाएं रात भर जाग रही हैं ताकि वो अपने बच्चों को पानी पिला सके। तो दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे अमृत समान पानी बर्बाद हो रहा है और प्रशासन देख रहा है। वैसे तो पूरे राजस्थान में पानी की कमी है, लेकिन अनेक जिले गंभीर पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। कुछ इलाके तो ऐसे हैं कि जहां पानी की एक बूंद के लिए लोग परेशान हैं। दौसा जिले का बांदीकुई और बसवा का इलाका भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। सच्चाई तो यह है कि यहां महिलाएं पानी की एक बाल्टी के लिए रत जगा करती हैं। रात भर जागने के बाद भी पानी मिल ही जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बांदीकुई नगर पालिका की बैठक में प्रत्येक वार्ड में 3-3 टंकियों का निर्माण करने का प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें नगर पालिका क्षेत्र के 40 वार्डों में 120 पेयजल टंकियों का निर्माण 15 अप्रैल तक होना था, लेकिन अभी तक टंकियों का निर्माण नहीं हो पाया, जिसके कारण शहरवासियों को पेयजल समस्या का सामना करना पड़ रहा है। रात का कोई पता नहीं, दिन में दोपहर में बहुत परेशान हो जाते, पानी का हेडपंप चला और नगर पालिका में कोई व्यवस्था नहीं है। और पार्षद जी कहते हैं कि हम टंकियां बनवाएंगे, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। हम पानी से बहुत ज्यादा दुखी हैं। सारी पब्लिक यहाँ सुबह से शाम तक लगी रहती है खूब हेडपंप पे, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं आती। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है पानी की। इसलिए प्रशासन जी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान देके हमें पानी की व्यवस्था करी जाए। जल ही जीवन है, ये तो आप सबने सुना ही होगा, लेकिन दौसा में प्रशासन की लापरवाही से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा, जहां लोग भीषण गर्मी में भी एक पानी की बूंद के लिए मोहताज हैं। यहाँ नलों में 7 दिनों में एक बार पानी आता है, वो भी चंद मिनट, और पानी का कोई समय भी नहीं रहता। लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह लापरवाह बने हुए हैं।
वहीं पानी की भारी किल्लत के बीच हद तो तब हो गई जब दौसा शहर के आगरा रोड पर जलदाय विभाग की राइजिंग लाइन टूट गई, जिससे लाखों गैलन पानी बह गया। ऐसे में लोगों का गुस्सा लाजमी है। बिछड़े भाई बहन मिले तो दोनों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। दोनों गले लगकर फूट फूट कर रोए। आखिर 7 सालों बाद अपनों को पाकर कौन अपनी भावनाओं पर काबू कर सकता है। कोटा में बाल कल्याण समिति, पुलिस और बाल अधिकारिता विभाग की कोशिशों से 7 साल से बिछड़ी बच्ची के उसके अपने मिल गए। गुमशुदा बहन को लेने भाई करीब 800 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के अकोला से कोटा पहुंचा और अपनी बहन को लेकर रवाना हुआ। बताया जा रहा है कि बालिका अपने माता पिता के झगड़े से परेशान होकर 14 साल की उम्र में ट्रेन में बैठकर कोटा आ गई थी, जिसे करनी नगर विकास समिति के आश्रय में प्रवेश दिया गया था। अप्रैल 2021 में बाल कल्याण समिति सदस्य आबिद अब्बासी को बालिका ने अपने बारे में पूरी जानकारी दी, जिसके बाद बालिका के भाई को अकोला से कोटा बुलाया गया। बहन का नाम क्या बेटा? कुछ ऐसे पल आते हैं जो अविस्मरणीय हो जाते हैं, या यूँ मान लीजिए कि पत्थर की लकीर की तरह लिख दिए जाते हैं। बाल कल्याण समिति कोटा के लिए आज वही एक दिन है। आज पूरी बाल कल्याण समिति इतनी गदगद है, आंसुओं से भरपूर है। जब भाई और बहन गले मिले और जो इस तरह से रोने लग गए तो हम लोगों के भी अंदर हमारे भावनाएं जाग गई और हमारे को भी रोना आ गया। निश्चित रूप से आज हम लोगों ने, जिसमें विमल जी भी शामिल हैं, आबिद भाई भी शामिल हैं, एक ऐसा काम हम कर पाए हैं पुलिस के माध्यम से कि 14 से जो बच्ची अब गायब थी उसको हम परिवार से मिला पाए। कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक जरूर लग गया, लेकिन पोस्ट कोविड बीमारियां लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रही हैं। ऐसे में परंपरागत आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति लोगों के लिए लाभदायक साबित हुई। चित्तौड़गढ़ में डॉक्टरों का कहना है कि कई आयुर्वेदिक औषधियां ऐसी हैं कि जिन्होंने सीधे तौर पर अपना अच्छा प्रभाव दिखाया। कोरोना से ठीक होने के बाद थकान, बुखार रहना, कमजोरी और निद्रा जैसी कई बीमारियों से लोग परेशान हैं, जिनसे निजात दिलाने के लिए हर जिले में पोस्ट कोविड ओपीडी की शुरुआत की गई है, जिनमें आयुर्वेद दवाओं से काफी फायदा मिल रहा है। तब से शुरुआत में से हमने जो हमारा आयुर्वेदिक काढ़ा होता है, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसको वासरेशमी काढ़ा और गोजीवादी काढ़ा और महासुदर्शन चूर्ण का मिक्सचर करके लोगों को पिलाना चालू करा। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला और आयुष 64 जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की मेडिसिन है, जो रिसर्च वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके उसको बनाया है, वो भी काफी लाभदायक रही है कोरोना के माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में। मेरे पिता को कोविड हुआ था, उसके बाद उन्हें 3 तारीख को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। उसके बाद 7 तारीख को उन्हें आईसीयू में लिया और उनके एलोपैथिक दवाएं चल रही थी। उसके बाद में उन्हें बाईपैथ पे ले लिया गया था और एलोपैथिक दवाइयों के साथ हमने उन्हें आयुर्वेदिक दवाएं भी दी, जो सौरभ हुड्डा सर ने हमें प्रिस्क्राइब की थी और मुझे लगता है कि उनसे फ़ायदा हुआ है। जब मैंने ट्रीटमेंट लिया तो शुरू के 3 दिनों में मुझे थोड़ा लगा कि कोई ज़्यादा फर्क नहीं लगेगा, लेकिन 3 दिन के बाद मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट लगा और मेरी जो हालत थी उसमें सुधार होना शुरू। हर गरीब को आशियाना देने की सरकार की योजना चित्तौड़गढ़ में एक सपना साबित हो रही है। हालात ये हैं कि पूरा पैसा जमा करने के बावजूद नई वसूली के नोटिस दिए जा रहे हैं। 2015 में मुख्यमंत्री जन आवास योजना की शुरुआत की गई थी और इस योजना के अंतर्गत गांधीनगर क्षेत्र में 494 आवास का निर्माण कराकर लोगों को घर उपलब्ध कराने की बात कही थी। नगर परिषद चित्तौड़गढ़ का रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण बैंकों से कम ब्याज दर पर लोन नहीं मिल पाया। लोगों ने ऊंचे ब्याज पर लोन लेकर पैसा तो जमा कर लिया, लेकिन अब नगर परिषद इन मकानों का क्षेत्रफल बढ़ जाने की बात कहते हुए लोगों से 25 से 30 हजार रुपए जमा करने का नोटिस दे रही है। लेकिन पैसे जमा करने के बावजूद लोगों को आशियाना कब मिल पाएगा, इस पर बड़ा सवाल है। परेशानी झेलना पड़ रहा है। और रही बात हमारे सबको तो आज दिन तक मकान मिला नहीं, 2018 में ही मिलना था और हम सब एक जगह से 2 जगह किराए से मकान से रह रहे हैं। जमा करा दिए जी, सारे पैसे अपने अब कितने रुपए मांग रहे हैं आपसे?
अब मांग रहे हैं 25,000 रुपया और मांग रहे हैं। पर मकान देने का कोई ठिकाना है क्या? जी नहीं, अभी तक तो कोई ठिकाना नहीं है। इनके तो महीना 2 महीना खत्म ही नहीं होता है कभी। यहाँ पे क्या 2015 में ये मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम से इन्होंने एक स्कीम चलाई थी गरीबों के लिए, जो लगता है शायद गरीबों के लिए नहीं था, ये नगर परिषद को अमीर बनाने के लिए था, जो हो नहीं पाया। इन्होंने क्या किया कि 2015 में ये मकान की जब स्कीम चलाई थी तब यहाँ पे एक फर्स्ट फ्लोर तक ये कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद में इन्होंने हमको 2 साल बाद में 25,000 का नोटिस दिया कि आप पैसे 25,000 रुपये और जमा कराओ, आपको 1 महीने के अंदर मकान मिल जाएगा। देखो हमारे पास 70 क्वार्टर तैयार है, खाली अपना ये लाइट का केबल खींचने के बाद में 11 केबल जोड़नी है और इनके मीटर बनाने करवाने कुल बनाने के 496 बने कितने? 496 बने। कंप्लीट करके लोगों को कब तक मिल जाएंगे? अभी आपने कहा कि लोगों ने पैसा जमा नहीं कराया, ये नगर परिषद का आपका मामला है या नगर परिषद का लोगों का मामला है? नहीं, मेरे पास 70 लोगों की लिस्ट है। मान लो उनके अलावा कोई ये कहता है कि मेरा भी तैयार क्यों नहीं हुआ अभी तक, तो उनका मसला ये है, नगर परिषद वाले यही कहते हैं कि उनका पैसा बाकी है। शुरू हुई अनलॉक प्रक्रिया की, लेकिन इस प्रक्रिया में खेल मैदानों को शामिल नहीं किया गया, जिससे राज्य के खिलाड़ी परेशान हैं और उन्हें अन्य राज्यों के खिलाड़ियों के मुकाबले तैयारी में पिछड़ने का डर सता रहा है। अनलॉक, खेल का मैदान लॉक। प्रदेश के खेल मैदानों में पसरा सन्नाटा, स्टेडियम सूने, खिलाड़ी परेशान। लॉक की प्रक्रिया स्टार्ट होने के बावजूद अभी तक स्टेडियम में प्रैक्टिस व टूर्नामेंट में पूरी तरह से रोक है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को काफी नुकसान हो रहा है। सुना आपने, ये गुहार है मरुधरा के एक खिलाड़ी की, जो अनलॉक की प्रक्रिया में खेल मैदानों को छूट नहीं दिए जाने से परेशान हैं। राज्य सरकार ने अनलॉक प्रक्रिया के तहत अभी तक खिलाड़ियों को स्टेडियम में प्रैक्टिस और टूर्नामेंट की अनुमति नहीं दी है, जबकि अन्य राज्यों में स्टेडियम में प्रैक्टिस के साथ खेलने की भी अनुमति है। राज्य के खिलाड़ी परेशान हैं कि कहीं वे अन्य राज्य के खिलाड़ियों से पिछड़ न जाएं। अन्य राज्य जहां पे अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, वहां पे स्टेडियम्स में टूर्नामेंट्स व प्रैक्टिस दोनों अलाउ कर दी गई है। हमारी राजस्थान सरकार से ये अपील है कि जल्द से जल्द खेलकूद की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाए, इसको अनलॉक किया जाए, ताकि खिलाड़ी वापस प्रैक्टिस कर सकें और अन्य राज्यों से पिछड़े ना। आने वाले दिनों में क्रिकेट, पोलो, तलवारबाजी खेलों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन होने जा रहे हैं, लेकिन मरुधरा के खिलाड़ी स्टेडियम बंद होने की वजह से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। तलवारबाजी के खिलाड़ी मजबूरी में घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अनलॉक में खेल मैदान को छूट नहीं होने की वजह से खिलाड़ियों को अभ्यास में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यही रही तो राज्य के खिलाड़ियों को आगामी प्रतियोगिता में भारी नुकसान होने का अनुमान है। कोरोना काल चल रहा है, जिस वजह से खेल गतिविधियों का संचालन नहीं हो पा रहा है और दिन ब दिन हमारे खिलाड़ी अनफिट होते जा रहे हैं। आने वाले समय में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन होना है और इस वजह से राजस्थान के खिलाड़ियों को भारी नुकसान हो सकता है। सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे नेशनल्स टूर्नामेंट्स आने वाले हैं, प्रैक्टिस कर नहीं पा रहे बच्चे, काफ़ी परेशान हो रहे हैं, तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारे जो जितने भी स्टेडियम्स हैं, फिटनेस सेंटर हैं, वो जल्द से जल्द खोले। स्टेडियम के लॉक होने से राज्य के खिलाड़ियों की चिंता वाजिब है। खेल संघ भी स्टेडियम को खोले जाने की मांग को लेकर आगे आने लगे हैं, ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता से पहले खिलाड़ी सही तरीके से प्रैक्टिस शुरू कर सकें। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है।
और अब देख